गिद्धों को केवल घास मिली, सुअरों को गंदगी मिली, भक्तों को भगवान मिले। सरकार पर सवाल उठाना, महाकुंभ पर सवाल उठाना, अब बीजेपी उन सारी सीटों पर हारेगी। क्यों हारेगी भाई? आप लगातार ये कहते रहे कि वहां पर किसी को सम्मान नहीं मिल रहा है। उसी चुनाव आयोग ने, उन्हीं ईवीएम्स ने आपको संसद में भेजा। यानी अखिलेश यादव जी ये मानते हैं कि योगी एक ना एक दिन पीएम बनेंगे, लेकिन आपने हमारी बातें नहीं मानी। क्यों माने आपकी बात? क्यों माने आपकी बात? नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। गिद्धों को लाश मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की सुंदर तस्वीर मिली, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। ये मैं नहीं कह रहा हूं दर्शकों, ये सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा था, और कहा था कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसे वही मिला। सुनिए एक बार उन्होंने क्या कहा था। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल घास मिली, सुअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। अब आप ये सोच रहे होंगे दर्शकों कि महाकुंभ को खत्म हुए, समापन हुए लगभग 2 महीने हो गए हैं, तो फिर आज उसका जिक्र क्यों हो रहा है? उसका जिक्र इसलिए हो रहा है दर्शकों, क्योंकि उसका जिक्र करने वाले कुछ नेता, उत्तर प्रदेश के ही नेता, पूर्व सीएम, उसका जिक्र वो करना जरूरी समझ रहे हैं। क्यों जरूरी समझ रहे हैं, उसी पर चर्चा करेंगे और ये बात बताने की कोशिश करेंगे दर्शकों कि आखिर ये बार बार सरकार पर सवाल उठाना, महाकुंभ पर सवाल उठाना, ये मजबूरी क्यों है आपकी? ये मजबूरी इसलिए है क्योंकि आपको अपना भविष्य दिखाई दे रहा है। आपको ये पता है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। ये देखिए, ये जो समाजवादी पार्टी के मुखिया जी हैं, इन्होंने पहले तो ट्वीट किया, उसके बाद में प्रेस वार्ता की, और फिर उन्होंने बताया कि क्या क्या हुआ था 2013 में जब वो सीएम थे, तब कुंभ का आयोजन हुआ था, तब क्या क्या हुआ था, 2025 में क्या क्या हुआ, क्या क्या होना था। वो सीख दे रहे हैं क्या क्या होना था जो नहीं हुआ, जो नहीं माना सरकार ने। ये देखिए, वो कह रहे हैं कि भाजपा का प्रयाग का प्रयोग बुरी तरह फेल हो गया। उन्होंने कहा महाकुंभ आत्म प्रचार की होड़ की भेंट चढ़ गया, सच्चे संतों से बड़ी तस्वीरें झूठी सियासी संतों की लगी थी। महाकुंभ में भाजपाइयों में एक दूसरे को साइडलाइन करने का कंपटीशन चल रहा था। दिल्ली लखनऊ की टकराहट में ना किसी ने यहाँ के मंत्री जी की तस्वीरें छपने दी, ना सांसद और ना विधायक की। ये सब जनप्रतिनिधि हैं और इनका अपमान प्रयाग की जनता का अपमान है। इसलिए अब यहाँ की जनता हर एक सीट पर बीजेपी को हराएगी। ये कह रहे हैं भाई साहब कि अब जो प्रयागराज की जो सीटें हैं वो भले ही लोकसभा की हों, वो भले ही विधानसभा की हों, अब बीजेपी उन सारी सीटों पर हारेगी। क्यों हारेगी भाई? इसी महाकुंभ के दौरान उपचुनाव हो रहे थे उत्तर प्रदेश में, और थोड़ी ही दूर जो मिल्कीपुर विधानसभा सीट है वहां भी चुनाव हुए थे। क्या हुआ? चुनाव के परिणाम कैसे रहे थे? 62,000 वोटों से जीती थी बीजेपी। आपके लाख भ्रम फैलाने के बावजूद, नैरेटिव चलाने के बावजूद, आप लगातार ये कहते रहे कि वहां पर किसी को सम्मान नहीं मिल रहा है। वही जो बाबा ने कहा कि जो जिस सोच के साथ वहां पर गया था उसको वही मिला।
और अब 2 महीने के बाद आप पत्रकारों के सामने आते हैं और कहते हैं कि मुझे आपके पास पहले आना चाहिए था, लेकिन मैं लेट हो गया, मैं अब आया हूं। आप अब जब आए हैं तो आप कमियां गिनवा रहे हैं। हालांकि कमियां आप पहले भी गिनवा रहे थे, लेकिन अब आप तुलना कर रहे हैं 2013 के कुंभ से 2025 के महाकुंभ को। आप ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें तजर्बा था, हम आपको कुछ बता रहे थे। तो भाई साहब, आपकी जब सरकार थी, जब आपने महाकुंभ का कुंभ का आयोजन कराया था, किस तरह की व्यवस्थाएं थी, लोग वहां पर गए, उन्होंने देखा, उन्होंने बताया भी। कितने लोग तब आए थे और कितने लोग 2025 के महाकुंभ में आए, उसका भी अंतर आपको बताना जरूरी है दर्शकों। इसलिए मैं आपके साथ ये वीडियो लेकर के आया हूं। ये देखिए क्या कह रहे हैं अखिलेश जी। वो कह रहे हैं महाकुंभ के आयोजन को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर बोला हमला। हमला आप लगातार बोल रहे हैं क्योंकि आप विपक्ष के नेता हैं। आप पहले नेता प्रतिपक्ष थे, उसके बाद में जनता ने आपको सांसद बना दिया। अब आप लोकसभा में बैठते हैं। जिस चुनाव आयोग पर आप लगातार सवाल उठाते हैं, जिन ईवीएम मशीन्स पर आप लगातार सवाल उठाते हैं, उसी चुनाव आयोग ने, उन्हीं ईवीएम्स ने आपको संसद में भेजा है। आपकी पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में दी हैं। आपको पूरे देश की तीसरी बड़ी पार्टी बनाई। और अब आप जो कह रहे हैं कि कुंभ के आयोजन में श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था कम, उनके लिए इंतजाम कम, लेकिन प्रचार में बहुत आगे रहे ये लोग। ये कहना है इन भाई साहब का, अखिलेश यादव जी का। उन्होंने कहा कि बीजेपी सच्चे आंकड़े छुपाने और झूठे आंकड़े फैलाने में माहिर है। ये कह रहे हैं अखिलेश यादव जी। उनका कहना है कि बीजेपी के जो आंकड़े हैं ये सब झूठे हैं, झूठ फैला रही है बीजेपी। फिर से वो वही बात कर रहे हैं कि जो दिल्ली और लखनऊ की जो टकराव थी, जो टकराहट थी, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। अगर उसके बावजूद इतनी जो अव्यवस्थाएं थी, अगर उसके बावजूद अखिलेश जी 66 करोड़ श्रद्धालु जाकर के आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, तो फिर क्या है, ये सब क्या है? और आप जो 2 महीने के बाद प्रेस वार्ता कर ये सब कुछ कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है? एक और बड़ी बात जो कह रहे हैं अखिलेश यादव, वो कह रहे हैं कि महाकुंभ के दौरान योगी को पीएम चेहरा बनाने की पूरी योजना थी। अखिलेश यादव का बड़ा दावा। यानी अखिलेश यादव जी ये मानते हैं कि योगी एक ना एक दिन पीएम बनेंगे, बाबा प्रधानमंत्री बनेंगे, और जब तक वो उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो अखिलेश यादव जी के लिए कुछ होने वाला है नहीं। इसलिए वो बार बार ये कहते हैं कि डबल इंजन में टकराव है, डबल इंजन आपस में लड़ रहा है, डबल इंजन जिस तरीके से उन्हें काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहा। और अगर अखिलेश यादव को ऐसा लग रहा है तो उसके पीछे कारण बिल्कुल साफ है दर्शकों। अगर वो ये कह रहे हैं कि जो योजना थी बीजेपी की, वो प्रधानमंत्री का चेहरा बताने की थी योगी आदित्यनाथ को। अभी 1 साल पहले लोकसभा के चुनाव हुए हैं दर्शकों। प्रधानमंत्री मोदी, सभी संसदीय दल की जो बैठक हुई थी, सभी संसदों ने, और जो एनडीए के घटक दल हैं, उन्होंने सबने मिलकर यह तय किया था कि प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। जिन भी राज्यों में चुनाव होता है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में होता है। अगर बाबा से सवाल पूछा जाता है कि भाई साहब बड़ी खबरें चलती हैं कि आपके और केंद्र के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, तो बाबा ये कहते हैं कि अगर केंद्र के साथ में मेरे रिश्ते खराब होते तो क्या मैं अपनी कुर्सी पर बैठा रहता? यही बड़ी बात है। ये देखिए उन्होंने जो कहा है कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि महाकुंभ के दौरान उनकी योजना थी कि प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम घोषित किया जाए। वो इसे राजनीतिक कुंभ बनाना चाहते थे, ये कोई धार्मिक कुंभ नहीं था, ये कोई धार्मिक कुंभ नहीं था अखिलेश जी। लेकिन जब आपकी सरकार थी, जब कुंभ का आयोजन हो रहा था, तो आपने इस कुंभ का प्रभारी ऐसे इंसान को बनाया था जिसका धर्म कुछ और था। मैं आ रहा हूं, आगे आपको बताऊंगा। ये देखिए जो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि इस बार कुंभ आयोजन 2013 के मुकाबले कमजोर दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि 2013 का कुंभ हमारी सरकार की पूर्व तैयारी का परिणाम था, लेकिन 2025 में ऐसी कोई तैयारी नहीं दिखी, जिसके कारण श्रद्धालुओं को
अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि सरकार का ये डिजिटल कुंभ का जो दावा था वो भी फेल था। 2013 का कुंभ, 2025 का महाकुंभ, इसमें क्या अंतर था? जो मैंने आपसे कहा दर्शकों, देखिए मैं आपको बताऊंगा, जानिए कैसा था 2013 कुंभ का आयोजन। तो ये आयोजन संगम तटबंध के किनारे 1936 हेक्टेयर क्षेत्र में आयोजित किया गया था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार उस वर्ष 14 जनवरी से 10 मार्च के बीच 55 दिवसीय कार्यक्रम में लगभग 12 करोड़ श्रद्धालु, दर्शकों गौर कीजिएगा, 12 करोड़ श्रद्धालु शामिल हुए, जिनमें से अनुमानित 3 करोड़ लोग मौनी अमावस्या के शुभ दिन पर प्रयागराज पहुंचे थे। ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, जो रिपोर्ट्स हैं, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जो आंकड़े उसके भीतर हैं, ये वही मैं आपको बता रहा हूं दर्शकों कि ये अंतर आपको बताना जरूरी इसलिए है क्योंकि आप कह रहे हैं कि 2013 में हमने कुंभ का आयोजन कराया था, हमें भरोसा था कि 2025 का जो महाकुंभ होगा आप हमारी बात मानेंगे, लेकिन आपने हमारी बातें नहीं मानी। क्यों माने आपकी बात? क्यों माने आपकी बात? ये सवाल तो है दर्शकों, क्योंकि ये देखिए भगदड़ के बीच महाकुंभ में कितने लोगों ने किया अमृत स्नान। मौनी अमावस्या पर नहाने वालों का आंकड़ा तो जानिए, ये 2025 के महाकुंभ, एक तरफ ये 2013, ये 2025। आप सभी को पता है मौनी अमावस्या जिस दिन थी उस दिन वहां पर भगदड़ मची थी, लगभग 30 लोगों की जान गई थी। बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था दर्शकों, लेकिन उसके कुछ कारण थे, उन पर बहुत जिक्र हो चुका। मैं वही आपको कह रहा हूं, अगर भगदड़ मचने के बावजूद लगभग 7.5 करोड़, ये देखिए लगभग 7.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई थी। उसी दिन की मैं बात कर रहा हूं जब लोगों में एक डर का माहौल था कि भाई वहां पर क्या हो गया और आने वाले दिनों में वहां पर क्या हो सकता है। उसके बावजूद जब आपने कराया था कुंभ का आयोजन तो 12 करोड़ लोग वहां पर पहुंचे थे। और जब योगी आदित्यनाथ ने, आप उन्हीं को कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ने अगर महाकुंभ का आयोजन कराया है, वहां पर 66 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे हैं। एक तरफ 12 करोड़, एक तरफ 66 करोड़। मौनी अमावस्या के दिन एक तरफ 3 करोड़, एक तरफ 7.5 करोड़। भगदड़ मचने के बावजूद अगर ये आंकड़े हैं दर्शकों, तो इसका मतलब है कि लोगों ने बाबा की नीति, बाबा की नीयत पर भरोसा किया, इसलिए लोग वहां पर पहुंचे कि हमारा मुख्यमंत्री अगर ये कह रहा है कि भाई आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं हो, तो इसका मतलब है कि बाबा की बातों पर लोग विश्वास करते हैं। दिक्कत उन्हीं को हो रही है जिन्हें पता है कि जब तक बाबा रहेंगे कुछ होने वाला है नहीं। ये देखिए आप, ये भगदड़ की जो बात होती है दर्शकों, नहीं होना चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, मैं बिल्कुल कह रहा हूं। लेकिन जब 2013 की अगर हम बात कर रहे हैं, जब कुंभ चल रहा था, तो उसी दिन मौनी अमावस्या के दिन इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर एक फुटब्रिज के ढह जाने से भगदड़ मच गई थी। इस हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे। ये मीडिया रिपोर्ट जो है वो 1954 और 2013 में जो भगदड़ मची थी वो दोनों के आंकड़े पेश कर रही है, लेकिन हम केवल 2013-2025 की तुलना कर रहे हैं। हालांकि ये ऐसा मामला नहीं है जिसमें तुलना की जाए। भगदड़ होती है और जिसकी जान जाती है वो जान बड़ी अनमोल होती है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति करने के जो मायने होते हैं, उसको मापने के जो तरीके होते हैं, वो भी आपको बताना बहुत जरूरी है दर्शकों, क्योंकि यही वो कारण है। और उस दौरान क्या हुआ था, ये देखिए एक और मीडिया रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले में अमृत स्नान से पहले हुई भगदड़ के बाद सपा सरकार में मंत्री रहे आजम खान एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। ये घटना 2013 के कुंभ मेले की याद दिलाती है, जब इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 36 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। उस समय आजम खान ही कुंभ मेले के प्रभारी थे और उन्होंने इस हादसे की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। हालांकि तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था। तो मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था और देखिए लगातार बीजेपी, आरएसएस उस पर सवाल उठा रही थी। ये देखिए संघ और बीजेपी ने उठाए थे सवाल, उस दौरान की ये बात है दर्शकों। उन्होंने कहा था कि कुंभ जैसे धार्मिक आयोजन की जिम्मेदारी ऐसे व्यक्ति को दी जानी चाहिए
जो हिंदू परंपराओं और आयोजनों के प्रति श्रद्धा रखता हो। उनका यह भी कहना था कि अगर कोई हिंदू मंत्री होता तो ऐसी घटना नहीं होती। और देखिए, उन्होंने खुल के, मुख्यमंत्री जी ने उस समय आजम खां का समर्थन किया था और क्या कहा था दर्शकों, उन्होंने कहा था कि आजम खां ने पूरी निष्ठा समर्पण के साथ कुंभ की व्यवस्थाएं संभाली, इसलिए उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाएगा। उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाएगा तो फिर आप किस हैसियत से और क्या सोचकर आप बाबा का इस्तीफा मांग रहे थे? जब आपने कहा कि उन्होंने पूरी ईमानदारी से काम किया, उनका इस्तीफा नहीं मंजूर किया जाएगा, तो फिर वो क्या कारण थे कि आप बाबा का इस्तीफा मांग रहे थे? ये सवाल है दर्शकों, ये सवाल उठने इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो बार बार ये सपने जो आते, डबल इंजन के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, योगी को प्रधानमंत्री बनाने की योजना थी इस महाकुंभ के बाद, तो ये क्यों आते हैं? ये आपको ऐसा क्यों लगता है और बार बार आप ये भ्रम फैलाने की, झूठ फैलाने की कोशिश क्यों करते हैं? आप आधी अधूरी वीडियो ट्विटर पर पोस्ट करते हैं, आप आधी अधूरी फोटो वो अपने ट्विटर पर जाकर के पोस्ट करते हैं, ये कहते हैं कि बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है, जिनका फोटो होना चाहिए था उनका फोटो नहीं है, या फिर जिस पुलिस वाले को जिस तरीके से काम करना चाहिए था उसका ऐसा काम नहीं है, आप उसकी वीडियो काट करके पोस्ट करते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आपको पता है कि जब तक उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ रहेंगे आपके लिए कुछ होने वाला है नहीं। मैं बार बार इस बात का अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं दर्शकों, उसके पीछे कारण यही, अगर 2 महीने बाद भी आप प्रेस वार्ता करके उस बात को कह रहे हैं क्योंकि आपके इरादे कुछ अलग हैं। आप पीडीए की बात करते हैं, आप कहते हैं पीडीए ही हराएगा, फिर से हराएगा। जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में बांटा था, एक बार फिर से बांटेंगे, पीडीए ही बांटेगा। और एक तरफ बाबा बात करते हैं कि भाई हम अगर बात कर रहे हैं, हम अगर काम कर रहे हैं, हम सनातन के लिए काम कर रहे हैं, हमको जो जातियों में वोट पड़ता है उसको बंटने नहीं देना है। बाबा लगातार वो बात कर रहे हैं, लगातार उस पर काम कर रहे हैं। अगर बाबा कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, और अगर आपको उससे दिक्कत हो रही है तो वो दिक्कत इसी बात की है क्योंकि जिस तरीके से बाबा ने कहा कि बटोगे तो कटोगे और उसके बाद में विधानसभा का उपचुनाव हुआ, उपचुनाव के दौरान जनता ने यह दिखाया कि जो झूठ नैरेटिव 2024 के लोकसभा चुनाव में चला था वो बार बार चलने वाला है नहीं। वही मैं कह रहा हूं दर्शकों, यह अंतर बिल्कुल साफ है। और एक तरफ जो लगातार बांटने की कोशिश हो रही है और एक तरफ जो लगातार जोड़ने की कोशिश हो रही है। आप कहते हैं कि पीडीए जोड़ता है, कैसे जोड़ता है? क्योंकि ऐसे जोड़ता है कि वो आपको फायदा करता है। वो आपको, जब आप चुनावी मैदान में उतरते हैं तो वो आपको फायदा करता है। लेकिन बाबा जिस तरीके से बात करते हैं, जो उनके समीकरण हैं, उससे बाबा को फायदा हुआ विधानसभा के उपचुनावों में या फिर और भी जिन राज्यों में जहां जहां बीजेपी ने चुनाव लड़ा, जहां जहां जीत दर्ज की, वहां पर बाबा ने चुनाव प्रचार किया। उन्होंने यही कहा कि देखिए, देश को अगर बचाना है तो एकजुट रहना पड़ेगा। हमारे बिल्कुल बगल में बांग्लादेश है, वहां की हालत क्या है सभी को पता है। इसके अलावा बंगाल जैसे राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर क्या हो रहा है ये सभी को पता है। अगर बाबा कहते हैं कि दंगाइयों का इलाज केवल डंडा है, इसके पीछे कुछ कारण है और उसके पीछे यही कारण है दर्शकों कि 2017 के बाद में उत्तर प्रदेश में कोई दंगे नहीं होते क्योंकि माफियाओं के भीतर, क्योंकि दंगाइयों के भीतर एक डर है और क्योंकि सपा के मुखिया जी को भी ये डर है कि भाई साहब आपकी राजनीति किस मोड़ पर जा रही है, आपके साथ में क्या होने वाला है। क्योंकि जो 66 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंचे थे वो किसी की जाति पूछकर या किसी की जाति देखकर वहां पर नहीं पहुंचे थे। जब अपनी कैबिनेट के साथ में योगी आदित्यनाथ ने संगम में डुबकी लगाई थी तो किसी से ये नहीं पूछा था कि भाई साहब आप अगड़े हो, आप पिछड़े हो, आप दलित हो, आप क्या हो। यही वो कारण है दर्शकों कि लगातार ये जो सवाल जो उठते हैं, लगातार ये जो भ्रम फैलाने की कोशिश की जाती है कि हटने वाले हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए टकराव है। ये टकराव केवल आप जताना चाहते हैं, आप ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए
अगर हम आएंगे तो हम विकास करेंगे। आपने कहा कि हमें तजर्बा था 2013 का, हमारी बात मान ली होती तो भाई साहब जब आपने आयोजन कराया था उस समय क्या हुआ था वो भी सबके सामने है। आंकड़े कभी छुपते नहीं हैं दर्शकों, कभी नहीं छुपते। और इसी तरह के जो सच्चाई है, इसी तरह के जो आंकड़े हैं, हम आपके साथ लेकर के हाजिर होते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार।